गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी क्या मिला था? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है? इसमें एक गोला होता है, इस गोले को क्या बोलते हैं? बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब। इस गोले को एक धागे से बांध करके, एक स्ट्रिंग से बांध करके क्या कर लिया? लटका दिया। कहाँ से? एक बेस से। बेस को कैसे बनाते हैं? सिंबल में ये लाइन ड्रा करके बना देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, जिसमें एक बॉब किसी स्ट्रिंग की मदद से किसी बेस से लटका दिया गया हो, जिसको क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। तो अब हमको देखना है कि ये जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है, किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो नोट लिखिए। नोट, टाइम पीरियड of a simple pendulum T equal to 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये हम जानते हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। तो यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट निकला कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। और सेकेंड रिजल्ट क्या मिला? एंड T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट G। इसको दो तरीके से बोलते हैं, T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट G, या T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट G। जब इनवर्सली बोलेंगे तो अंडर रूट G बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 1 अपॉन अंडर रूट G। इसका मीनिंग क्या है कि अगर इफेक्टिव लेंथ के बारे में हमने बताया था, ये इफेक्टिव लेंथ ये स्ट्रिंग की लेंथ नहीं होती है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ L डैश हो, यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस बॉब तक की डिस्टेंस, ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। और इस बॉब का जो रेडियस है, वो रेडियस अगर हम A मान लें, इस बॉब के रेडियस को जब इस स्ट्रिंग के लेंथ में जोड़ देते हैं, तब हमारा ये इफेक्टिव लेंथ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसके सेंटर, ये जो O दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉब एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हमने P लिख दिया। तो इस P से O तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अगर ये इफेक्टिव लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाए, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है कि ये टाइम पीरियड ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी ऑसिलेशन का जो रफ्तार होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई धीमी रफ्तार से जब जाएगा तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। यानी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो इसका मीनिंग है कि वो धीमे धीमे चलने लगेगा। और ऑसिलेशन का टाइम कम हो गया, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने लगेगा। तो ये दोनों मीनिंग समझिएगा कि अगर इंक्रीज कर गया लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मगर ऑसिलेशन की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। टाइम पीरियड इंक्रीज और ऑसिलेशन की जो रफ्तार है
वो ऑब्जेक्ट जो है धीमी रफ्तार से चलने लगेगा। और अगर ये इफेक्टिव लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टाइम पीरियड के कम होने का मतलब क्या है कि वो जल्दी जल्दी फास्ट मोशन करने लगेगा, यानी वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। तो ये कब होगा, जब उसकी इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी। तो जब इफेक्टिव लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम, मगर ऑसिलेशन की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और तो ये दो रिजल्ट आप याद रखिए, नंबर 1 और नंबर 2। इसका क्या मीनिंग है कि जो टाइम पीरियड t है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी g की वैल्यू जहाँ घटेगी वहाँ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जहाँ पर ये हमेशा घटता ही है, तो कहाँ कहाँ ये घट जाता है, जैसा कि मैंने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ाया था क्या कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी जी घटता है, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी जी क्या करता है, वो घट जाता है। तो कोई पूछे कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसको अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर हम चले गए, तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बोल देंगे कि भैया जब ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो कम होती है, इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पूछा जा सकता है कि बताओ कि अगर इस सिंपल पेंडुलम को ले करके खान में चले जाए, कुआं खोद लिया उसके नीचे चले जाए, अब बताओ वहाँ पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड जो है उसका बदल जाएगा, और बदलने के बाद क्या होगा, वो नीचे जाने पर जी की वैल्यू घटी तो टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल पेंडुलम वाली क्लॉक को अगर हम खान में लेके चले जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है, घड़ी स्लो हो गई कि फास्ट हो गई, इसको आप बता सकते हैं कि एक पीरियड का ऑसिलेशन जो है वो ज़्यादा लेने लगी तो घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई। इसी को घड़ी को क्या कहते हैं, स्लो होना, ज़्यादा टाइम लेने लगी। और एक चक्कर का समय कम हो गया, पहले वो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती थी, अब 55 मिनट में ही एक चक्कर लगाने लगी, तो घड़ी क्या हो गई, वो फास्ट हो गई। तो टाइम पीरियड का अगर बढ़ गया तो इसका मतलब कि वो स्लो हो गई, और टाइम पीरियड घट गया इसका मतलब कि वो फास्ट हो गई। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम जो है कहाँ लेके चला गया, इसके नीचे एक चार्ज्ड प्लेट रख दिया। क्या किया, चार्ज प्लेट रख दिया। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप लोग सोचिए और बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ये एक सिंपल पेंडुलम हमने बना दिया, क्वेश्चन है, ये सिंपल पेंडुलम हमने बना दिया और इसको हमने प्लस चार्ज दे दिया। कैसा चार्ज दे दिया, प्लस चार्ज, और इसको ऑसिलेट करा दिया। तो क्या करेगा ये, अगर इसका ये सेंटर है तो यहाँ से ऐसे सर्कुलर पाथ पे वो इस पोजीशन पे आएगा और फिर इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और इसके नीचे एक सीट रख दिया, एक सीट हमने रख दिया और उसको भी चार्ज कर दिया। कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन हमारा है कि इस समय जो भी इसकी लेंथ है वो L है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज होगा, कितना होगा, इसके बारे में बताना है। तो जैसे ही ये चार्ज इसको लगाएंगे तो इस पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा।
जब एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा उस केस में क्या होगा, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, ये ए क्या है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, वो इंक्रीज कर जाने की वजह से इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हम फार्मूला जानते हैं टाइम पीरियड का, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। तो जो एक्सेलरेशन है इस केस में इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो टाइम पीरियड घट जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का है। अब देख सकते हैं कि ये फार्मूले में क्या है, ये जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, इसमें कहीं मास नहीं आया हुआ है। इन दिस फार्मूला, ये नोट लिख लीजिए, इन दिस फार्मूला mass of the bob is absent. Mass of the bob is absent. इसका क्या मीनिंग है कि इस फार्मूले में बॉब का मास नहीं आया हुआ है, तो बॉब चाहे हम भारी ले लें हल्का ले लें, दोनों ही केस में टाइम पीरियड टी क्या होगा, वो सेम होगा। तो इन दिस फार्मूला मास ऑफ द बॉब इज एब्सेंट, देयरफॉर टाइम पीरियड T is independent of mass m, इसमें m आया ही नहीं है तो इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो इन दिस फार्मूला मास ऑफ द बॉब इज एब्सेंट, देयरफॉर टाइम पीरियड t इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास m, यानी बॉब का जो मास है वो इसके टाइम पीरियड टी पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये है मास का डिपेंडेंस। अब नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये जो डायग्राम में हमने बताया था कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये हमारा सिंपल पेंडुलम, और इसको डिस्प्लेस करके मैं यहाँ तक लाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये जो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, तो ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड तब तक नहीं करेगा जब तक ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री से बड़ी ना हो। 15 डिग्री से छोटा है तो उस केस में इसका टाइम पीरियड टी जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने 15 डिग्री से, यानी कोई 10 डिग्री पर ऑसिलेट करके टाइम पीरियड निकाला तो उसकी वैल्यू आ गई, मान लो कि t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अगर वो 12 डिग्री पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ेगा तो उस समय भी टाइम पीरियड t क्या मिलेगा, 5 सेकेंड। यानी इस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पर डिपेंड ये टाइम पीरियड नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री से क्या होगी, कम होगी। जैसे ही 15 डिग्री से ज़्यादा कर देंगे तब ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 20 डिग्री कर दिया और पूछा कि बताओ
20 डिग्री पर ऑसिलेशन टाइम पीरियड जो है वो 5 सेकेंड है। तो अगर हम 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट करके ऑसिलेशन लेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंस इस टाइम पीरियड का कब है, जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री से ज़्यादा है, और 15 डिग्री से कम होगा तो चाहे जितना डिग्री रखें 0 से लेकर 15 के बीच में, हर बार टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी, वो सेम आएगी। तो ये था एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पर टाइम पीरियड टी का डिपेंडेंस। नंबर 3 कि अगर ये सिंपल पेंडुलम को कहाँ लेके चले गए, सैटेलाइट के अंदर लेके चले गए, तो उसमें टाइम पीरियड टी पर क्या इफेक्ट डालेगा। ये सैटेलाइट के अंदर, तो सैटेलाइट के अंदर जो है वो जी की वैल्यू, हर ऑब्जेक्ट चूंकि वेटलेस पोजीशन में होता है तो उस पर जो ग्रेविटी जी होती है वो 0 हो जाती है। तो ग्रेविटी 0 हो गई तो हम टाइम पीरियड टी का फार्मूला जानते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और यहाँ पर जी की वैल्यू जब 0 रख देंगे, ये 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट। यानी टाइम पीरियड टी की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। इसका मतलब कि सैटेलाइट के अंदर सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट नहीं करेगा। क्या करेगा, वो स्टॉप हो जाएगा। इसमें ऑसिलेशन कब आता है, जब इस पर ग्रेविटी लगती है। तो ग्रेविटी तो है ही नहीं, तो सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, वो ऑसिलेट करना बंद कर देगा। अब कोई चीज़ ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ऐसे बैठा है, तो कोई पूछे कि बताओ ये एक ऑसिलेशन कितने घंटे में पूरा करेगा, अब खड़ा है भैया, पता नहीं कब ऑसिलेट करेगा। तो इसी को कहते हैं कि स्टैंड होने को ही बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो उस केस में सैटेलाइट के अंदर हमारा सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, वो ऑसिलेट नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें थी जो कि सिंपल पेंडुलम पर आधारित थी। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेकंड्स पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तो देख ही लिया, किन किन बातों पर डिपेंड करता है इसको भी हमने देख लिया। अब क्या डालेंगे, सेकंड्स पेंडुलम। हेडिंग डालिए सेकंड्स पेंडुलम। और शार्ट में जब इसको लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा एसपी, तो मैं इसको एसपी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड्स पेंडुलम, तो नेम से ही हमको ऐसा अनुमान लग रहा है कि कुछ ऐसा पेंडुलम है जिसमें ये सेकंड बात आएगी। तो ये सेकंड पेंडुलम, पहली बात कि ये एक सिंपल पेंडुलम होता है। क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, जिसका टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 सेकेंड। दैट सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज कितना, 2 सेकेंड, इज नोन एज सेकंड्स पेंडुलम। तो लिखिए ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड is 2 seconds, 2 seconds is called seconds pendulum. Seconds pendulum. तो a simple pendulum whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum. तो 10 जो रिजल्ट याद रखेंगे, 10 फॉर ए सेकंड्स पेंडुलम T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2
सेकेंड। तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे, तो इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होगा आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम। फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम। आगे क्वेश्चन यही, इसी क्वेश्चन को और करके पूछ लेगा। कैसे पूछेगा, प्रूव दैट, अब इसमें तो आंसर दिया रहेगा, इसमें आपको निकालना है, अंतर बस इतना ही है। प्रूव दैट इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम is nearly 1 meter. 1 meter. Prove that effective length of a seconds pendulum is nearly 1 meter. तो इसमें तो आंसर ही दिया हुआ है, और इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में हमारा आंसर दिया हुआ है, कितना होता है, नियरली 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो इसको निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं सलूशन। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड से बगल हो गया, लिख लिया। अमित पांडे जल्दी से लिखो, ओके। अमित पांडे हमारी बात सुन रहे हो, किससे बात कर रहे हो, मम्मी बुला रही हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से लिखो। सॉल्यूशन, फॉर ए सेकंड we know that for a seconds pendulum, क्या होता है, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। देयरफॉर बाई फार्मूला, ये भी एक सिंपल पेंडुलम ही होता है, देयरफॉर बाई फार्मूला क्या जानते हैं, t इक्वल टू 2π√L/G। ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ कब मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर दिया, तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4π का स्क्वायर, और स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा, L/G। तो यहाँ से हमारा L मिल जाएगा, क्या है, L को यहीं रखिए, बाकी को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो G इंटू टी स्क्वायर अपान, ये G इंटू टी स्क्वायर अपान 4π स्क्वायर। तो यहाँ से L की वैल्यू निकालिए, G की वैल्यू कितना जानते हैं, 9.8 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड T 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपान 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और इसका स्क्वायर, ठीक है।
तो ये 4 जो है और 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 4 ही होती है। तो मर गया एक दूसरे को मार दिए। और ये 3.14 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये भी क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या 9.8, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 9.8 के इक्वल आती है। तो चूंकि हमने ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखा तो ये जब कैलकुलेशन करूँगा ये इतने का, तो वैल्यू कैसी आएगी, अप्रॉक्सीमेट आएगी, इसलिए हमने ये अप्रॉक्सीमेट सिंबल यूज़ किया है। और इसको दोनों को जब काटेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, दिस विल गोज टू 1, कट गया। इसका मतलब क्या मिला कि L की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। तो पहला क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम, तो कितना मिला, L इक्वल टू 1 मीटर। और सेकेंड उसका रिजल्ट था क्या कि प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम इज नियरली 1 मीटर। तो देखिए नियरली 1 मीटर आया है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 पेंडुलम पढ़ा, एक सिंपल पेंडुलम, एक सेकेंड्स पेंडुलम। अब एक ऐसे पेंडुलम को पढ़ने जा रहे हैं जिसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो बहुत बड़ी है। तो अब लिखिए एक नोट क्या लिखेंगे, पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए और उसको सॉल्व करके मुझे दिखाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले आप इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन लिखिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1, find the time period of a simple pendulum whose effective length is equal to the radius of the earth। एक ऐसे सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसका इफेक्टिव लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन में क्या गिवन दिया है, बाई क्वेश्चन क्या दिया है, इफेक्टिव लेंथ L इक्वल टू आर ई। तो हमने तो दे दिया, हमको निकालना क्या है, टाइम पीरियड T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से आप इसे सॉल्व करिए और मैं देखता हूं। पहले मैं आपका वाला सॉल्व करके दिखाता हूं। आप लोग यही फार्मूला लगाएंगे ना, कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, फार्मूला जो लगाएंगे वी नो दैट ऐसे ही लिखेंगे। जो आप लिखेंगे मैं पहले आपका वाला लिखता हूँ, बाद में इसका राइट सॉल्यूशन बताऊंगा। वी नो दैट क्या, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, L की वैल्यू पुट कर देंगे और लिख देंगे कि सर जी देखिए आप तो बहुत आसान सवाल दे दिए थे, L की वैल्यू RE अपॉन जी। और ये लिख के आएंगे और बोलेंगे क्या, सर जी मैं पूरा सवाल कर दिया हूँ और हमें पूरा नंबर मिलना चाहिए। गुरुजी ने नंबर काट लिया, तो ये जो आप लिखे हैं ना, यही वाला क्या किए हैं, गलत किए। इसको नोट कर लीजिए, क्या है ये,
इसको नोट कर लीजिए। तो ये सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है, नॉट ट्रू। इस फार्मूले को यहां पर प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर नोट लिखिए, रिमार्क लिखिए। नोट तो आप लोग घूसखोर व्यक्ति हो गए हैं, तो रिमार्क, बहुत नोट आप लोगों ने लिया कि ये जो फार्मूला है, फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G is true when L is not very large, very large। जब L की वैल्यू बहुत बड़ी ना हो तभी ये ट्रू है। और यहां देख लीजिए, लेंथ की वैल्यू हमने कितना ले लिया है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ये यानी 6400 किलोमीटर, इतनी लंबी लेंथ, और हमने फार्मूला इसको लगा दिया। तो बात आती है कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो अब बहुत बड़ी लंबाई का अगर सिंपल पेंडुलम है तो उसके लिए फार्मूला, तो पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से इतना रिमार्क नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसके लिए फार्मूला देता हूं। नोट कर लिया? ओके। फार्मूला लिखिए। टाइम पीरियड of a simple pendulum whose effective length, ये नोट में लिख लीजिए, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, इसको पूरे रिजल्ट को क्या करेंगे, आप याद करेंगे। तो फार्मूला क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज इफेक्टिव लेंथ इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, is given by t इक्वल टू अंडर रूट, t इक्वल टू 2 पाई, कहाँ गायब हो गया? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये जो आपका L है, L और रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई इन दोनों का सम RE, और इसमें इनटू G। इस फार्मूले का प्रूफ अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसे याद रखना है। t इक्वल टू 2 पाई LRE अपॉन L प्लस RE इंटू G। RE क्या है? वेयर RE रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। L हमारी ये इफेक्टिव लेंथ है, मगर ये कितनी है? बहुत बड़ी है। जब छोटी हो जाएगी उसके केस में हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखें। ठीक है, तो इतने फार्मूले को आप लोग याद रखिए। अब इस फार्मूले को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। लिख लिया? तो अब इसको मैं मिटा देता हूं।
सॉल्यूशन में लिखिए। क्या लिखेंगे? सिंस यहाँ पर लेंथ बड़ी हो गई है तो सिंस टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम whose effective length is very large is given by किस फार्मूले से? t इक्वल टू, अभी नोट दिया था, 2 पाई अंडर रूट एल आर ई अपॉन एल प्लस आर ई ब्रैकेट बंद इंटू जी। इसको डायमेंशनली आप देख सकते हैं, कभी कंफ्यूजन हो कि एल इंटू आर ऊपर था कि नीचे, तो देखिए इसका डायमेंशन हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, इसका डायमेंशन हो जाएगा लेंथ, कट जाएगा तो ये लेंथ आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला होता था एल अपॉन जी, तो ये उसी टाइप का हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, क्या रखेंगे? 2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू क्या दिया हो? अर्थ के रेडियस की इक्वल, तो आर ई इंटू आर ई पहले से है, एल की वैल्यू आर ई प्लस आर ई इंटू जी। यहाँ पर लिख देंगे सिंस गिवन दैट एल इक्वल टू कितना है? आर ई। ये हो गया 2 पाई अंडर रूट आर ई, ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर, और ये आर ई क्या हो जाएगा? 2 आर ई इंटू जी। इस आर ई से इसका स्क्वायर मर गया, कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन 2g। अब इस 2 को भी मार सकते हैं, तो 1√2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद से मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ के बाद से यहाँ पे, तो ये 2 को अंदर भेज देते हैं, पाई बाहर, अंदर 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 आर ई, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया 2g, तो 2 2 जा 4, तो कितना मिल गया? पाई अंडर रूट 2 आर ई अपॉन जी। अब सारी वैल्यू हमें पता, पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट 2, आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶, और जी की वैल्यू 9.8। और कैलकुलेशन तो आप सभी को आता ही है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और टाइम की वैल्यू किस में आएगी? सेकंड्स। या तो पूरा लिख दीजिए, या सिंबल में क्या लिख देंगे? स्मॉल एस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस सेकंड को 60 से डिवाइड कर देंगे, ये जो सेकंड वाला वैल्यू आया है इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो किस में आ जाएगा? मिनट में। और इसका जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 84.4, ठीक है, मिनट। सब लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये पहले सेकंड में आया, उसको 60 से डिवाइड किया तो मिनट में आ गया, और इसका फाइनल कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्या आएगा? 84.4 मिनट। ठीक है, जो भी आए इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और फिर बताइए तो मैं भी चेक कर लूँगा फिर से। होमवर्क में लिख लीजिए, वो होगा प्रॉब्लम नंबर 2। वीडियो को पॉज कर लीजिए
और इसको उतार लीजिए। लिख लिया? ओके। अब लिखिए प्रॉब्लम नंबर 2। आपका रहेगा वो होमवर्क। फाइंड द, ये प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज इफेक्टिव लेंथ इज, यहां से मिटा देते हैं, आप लोग ना मिटाइएगा। ये दूसरा प्रॉब्लम लिखिए। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज इफेक्टिव लेंथ इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट। निकालिए इसको। इसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो इसको निकालना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखिए। तो सिंस वी नो दैट, क्या अब यहां तो अनंत लंबाई हो गया, यानी लेंथ तो बहुत बड़ी हो ही गई। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, t इक्वल टू 2 पाई। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल आर ई अपॉन एल प्लस आर ई ब्रैकेट क्लोज इंटू जी। अब इसमें लेंथ हमारी क्या हो गई है? इनफाइनाइट। तो एल से हम क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। तब देखिए क्या रिजल्ट होता है। यहां एल से डिवाइड करेंगे तो एल एल मर जाएगा, क्या बचेगा? आर ई। नीचे में क्या हो जाएगा? यहां एल से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहां क्या हो जाएगा? आर ई अपॉन एल, और बाहर में जी बैठ गया। तो यहां क्या है? डिवाइडिंग बाई एल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। डिवाइडिंग बाई एल, किससे डिवाइड किया है? एल से। डिवाइडिंग बाई एल इन न्यूमरेटर, ये एन डॉट लिखा है नहीं, न्यूमरेटर, एंड डी डॉट लिखा हुआ है नहीं, डिनोमिनेटर बोथ। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? एल आर। इसमें ये एल आर, इसको एल से डिवाइड किया तो एल से एल मर गया, क्या आया? आर ई, तो आर ई लिख दिया। क्या लिखा? आर ई। डिनोमिनेटर में क्या है? एल प्लस आर। इसको भी देख लीजिए, जो बात लिखा है उसको देख लीजिए। एल प्लस आर ई, और इसको एल से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको क्या ले सकते हैं? एल बाई एल प्लस आर ई अपॉन एल। एल से एल मर गया, क्या आ गया? 1। तो ये रिजल्ट क्या मिला? 1 प्लस आर ई अपॉन एल। वही चीज़ यहाँ लिखा है, ये आर ई लिखा है, ये लिखा है 1 प्लस आर ई अपॉन एल, लिखा है ना। देखिए, तो रफ वर्क कर लिया करिए, सब हम ही से काम कराते हैं। अब लेंथ को इनफाइनाइट पुट कर देना है। नाउ पुट एल इक्वल टू इनफाइनाइट, तो क्या मिल जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आर ई 1 प्लस एल की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये आर ई और इसका वैल्यू हमने इनफाइनाइट रख दिया इंटू जी। यहां पर क्या रख देंगे? सिंस बाई क्वेश्चन एल इक्वल टू कितना दिया है? इनफाइनाइट, वी हैव टू ऑब्टेन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज इफेक्टिव लेंथ इज इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। तो वैल्यू रखिए, कितना मिल गया? आर ई 1 प्लस ये वैल्यू हो गई 0,
इंटू जी। तो फाइनल फार्मूला क्या बन गया, 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया किसका, इनफाइनाइट लेंथ वाले सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। हो सकता है इसका ही 84 मिनट आता हो, या हो सकता है ये, आप लोग कन्फर्म करके इनकी वैल्यू पुट करिएगा। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10 के पावर 6 और जी की वैल्यू 9.8, ये सब कैलकुलेट करिएगा और जब आए उस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करिएगा। मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो प्रॉब्लम नंबर 2 का उसका आंसर 84 मिनट है, 84 मिनट, कि इस वाले का। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर 7 जो है यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।